नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास में, जो कि मैं पॉलिटी डीपली लेकर के चल रहा हूँ, वहाँ पर हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट तक हमने सारी चीज़ों को देख लिया था। आप पिछली कक्षाओं को देख करके प्रॉपर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर सभी चीज़ बताने का प्रयास किया है। आज हमारा टॉपिक है 1813 का चार्टर एक्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट है और इसको हमको देखना चाहिए, चूँकि यहीं से शिक्षा में पहली बार बजट आया था। देखिए हुआ क्या था कि अंग्रेज़ जो है औद्योगिक क्रांति के बाद यहाँ से पहले तो नील लेके जा रहे थे, नील ले जा रहे थे यहाँ से, सूती वस्त्र उद्योग का यहाँ पर ख़त्म करने के लिए उन्होंने सारी षड्यंत्र की थी, तो लोगों ने अपना हाथ काट लिया था। ठीक है, ये सब चीज़ें आप इतिहास में पढ़ेंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद बापू ने कहा था कि स्वदेशी अपनाइए आप। तो नील की खेती ज़बरदस्ती करवाने का उद्देश्य था कि वहाँ पर वो औद्योगिक क्रांति हो गई थी और यहाँ पर से नील जो है वो ले जा करके वहाँ पर उसका प्रयोग करते थे, वहाँ से माल तैयार करते थे। जब वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा, भारी भरकम मशीनों द्वारा माल को तैयार करते थे तो उससे दो चीज़ें उत्पन्न होती थी। एक तो पर्यावरण प्रदूषित होता था, जो आज ग्लोबल वार्मिंग जो हमको आज हम लोग झेल रहे हैं, और उस समय की तत्कालीन परिस्थितियाँ, जब वो अपना माल तैयार कर लिए थे तो उनको तैयार माल को बेचने के लिए अब एक जो है ह्यूज मार्केट चाहिए था और उनको भारत के रूप में मार्केट को डेवलप करना था। मतलब जो उनका दादा भाई नौरोजी ने एक जो निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ट्रेन वेल्थ थ्योरी, वो व्यापक तौर पर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर प्रयोग किया। सबसे पहले तो यहाँ के उपनिवेश बनाया, उसके बाद यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली बना करके यहाँ की चीज़ों को उन्होंने लिया। यहाँ पर कोई निवेश नहीं कर रहे थे, जबकि यहाँ से सारी चीज़ें निकाल करके जो है वो कहाँ लेके जाते, ब्रिटेन में ले जा रहे थे। इसलिए जो है उन्होंने कहा था कि यहाँ से एक स्पंज की तरह, सोख्ती की तरह इसको निचोड़, यहाँ की इकोनॉमी को निचोड़ करके और टेम्स में जाके उसको निचोड़ दिया जा रहा है, शक्कर के वहाँ पर टेम्स में निचोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशंस यहाँ पर दिखाई दी थी। तो ये चार्टर एक्ट आने का सिर्फ एक उद्देश्य यही था कि यहाँ पर ऐसे भारतीयों का निर्माण किया जाए जो ब्रिटेन की तरह भारतीय हों और वहाँ के बने तैयार माल को जो है वो उसका प्रयोग वो कर सकें। ठीक है, उसी के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को की आंशिक समाप्ति की गई। कारण ये था कि वहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने हुए थे उनके ऊपर ये दबाव पड़ रहा था कि आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों इतना फेवर दे रहे हैं और हम लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, हमको नहीं जाना चाहिए वहाँ पर कमाने के लिए। तो वहाँ पर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे थे वहाँ के कंपनी के लोग। तो इसीलिए जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक तौर पर समाप्ति कर दी गई। आंशिक तौर का मतलब है कि चीन और चाय पर छोड़कर सभी चीज़ों पर उन्होंने एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। अब यहीं से जब एकाधिकार समाप्त हुआ तो यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंटरनल कर्मचारी थे उनको भी अधिकार दे दिया गया था और उसको रोका किससे गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से रोका गया था। तो आई होप इतना क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट में एक चीज़ और किया गया कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दी गई कि वहाँ से आएंगे, यहाँ पर धर्म प्रचार करेंगे। चूँकि आपको पता होगा कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो प्रकार की चर्च जो है विचारधारा होती थी। ईसाईयत धर्म को फैला करके वहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीयों को जो है वो डेवलप किया जा रहा था कि वो वर्तमान समय को एडॉप्ट करें, वर्तमान समय के विज्ञान और तकनीकी को मानें और वाह्य डंबर रूढ़िवादी विचारधारा में न ग्रसित रहें। पहले ये है कि हम लोग जो है समुद्र पार करना भी पाप समझते थे। ठीक है, अनेकों प्रकार के हमारे यहाँ सती प्रथा, बाल विवाह और स्त्री शिक्षा और सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी समस्याएं उत्पन्न थी। SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट उसी के माध्यम से लाया गया था, बाद में लाया गया, बहुत हमारे आज़ादी के समय में लाया गया था। तो उस समय जो है निम्न वर्गों के साथ जो है शोषण हो रहा था, तो इसी कारण ये सब चीज़ें लाई गई थी। तो भारत इसमें अंग्रेज़ अपने लाभ को देख रहे थे कि भारत को एक ह्यूज मार्केट बनाना चाहते थे कि भारत के लोग जब इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, उनके अंदर ये चीज़ें आएंगी तो भगवान को छोड़ करके, सारी संस्कृति को छोड़ करके, अपनी संस्कृति का त्याग करके वेस्टर्नाइजेशन की दौर पे दौड़ेंगे और जो है हमारी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे और हमारे जैसा बनने का प्रक्रिया अपनाएंगे। इसीलिए एक अंग्रेज़ ने कहा था कि हम ऐसे भारतीयों का निर्माण करना चाहते हैं जो शरीर और सूरत से भारतीय लेकिन सोच से अंग्रेज हो। तो उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा था, बहुत सोच समझ के कहा था। और इसी की कड़ी में भारतीयों की शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए दिया गया था। यह शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में थी क्योंकि अभी लॉर्ड मैकाले की विधि आयोग गठित नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो सबसे पहले 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिया गया था, वे किस पे खर्च हो ये विचार करने योग्य था। ठीक है, और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की अनुमति यहाँ से दे दी गई, मैंने ऊपर ही बता दिया था। और कंपनी के प्रशासन के लिए एकाधिकार को
कंपनी का प्रशासन पर एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। आपको पता होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो बने थे। एक सेकंड रुक जाइए, इसको हम बंद कर दें, ज़्यादा ठीक रहेगा। एक सेकंड। तो आपको पता होगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो बनाए गए थे 1783 के पिट्स एक्ट के माध्यम से। तो कंपनी के एक व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके कंट्रोलिंग को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति आती है, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया कि व्यापारिक एकाधिकार, यहाँ पर ये कंपनी के शासन के एकाधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ाया गया, तो यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसको एकाधिकार को व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के धीरे धीरे अधिकार को खत्म कर दिया गया, सिर्फ चाय और चीन तक जो है सीमित कर दिया गया, और जो कंट्रोलर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसके 20 वर्ष को उसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पर कंपनी द्वारा भारत में किए जा रहे शासन के संदर्भ में कुछ ज़रूरी बातें। तो मान्यता शासन को मिली कि अब कंपनी जाके, वहाँ मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था कि कंपनी को भारत में शासन करने की मान्यता 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से मिली। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, ये 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंट्रोलिंग किया गया। उसके बाद देखिए प्रशासनिक एकाधिकार की बढ़ोतरी, तो यहाँ पर देखिए 20-20 साल तक प्रशासनिक एकाधिकार को बढ़ाया गया। 1813 में तो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया क्योंकि ब्रिटेन की सरकार पर दबाव पड़ रहा था और यहाँ जो है व्यापारिक कंपनी आना चाहते थे। ठीक है, लेकिन इनकी जो कंट्रोलिंग पावर थी इसको 20-20 साल के लिए 1793, फिर 1813, फिर 1833 तक बढ़ाया गया। और 1853 के चार्टर एक्ट में एक बात कह दिया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन को कभी भी समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब 1833 के बाद जब 1853 आया तो यहाँ पर कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के शासन को कभी भी समाप्त कर दिया जाएगा। 1853 के बाद से 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया और कहा गया कि चाहे जब इसको समाप्त कर दिया जाएगा। और 1857 की क्रांति हो गई 4 साल बाद। जब ऐसा बोला तो हो सकता है कि कंपनी के इंटरनल अधिकारी ऐसा करवा दिए हों, कुछ भी हो सकता है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 नवंबर 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त और ब्रिटिश क्राउन का ताज शासन शुरू हो गया। आपको पता होगा कि 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से काफ़ी कुछ चीज़ें आई। हम चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहीं से भारत में जो है लोकतांत्रिक संघवाद की स्थिति, तो लोकतांत्रिक नहीं, भारत में केंद्रीकृत शासन की भूमिका स्थापित हो गई। अब तक बंगाल तक थी, अब भारत में हो गई। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश इंडिया के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और केंद्रीय शासन की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिए गए। ठीक है, उसके बाद विधि आयोग की स्थापना की गई। 1834 में विधि आयोग की स्थापना की गई और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बने और ये अंग्रेजी को बढ़ावा देने लगे। आपको पता ही होगा क्योंकि इनका लक्ष्य अभी भी था कि ऐसे भारतीयों का निर्माण करना है जो सोच से अंग्रेज है। ठीक, और भारत को ह्यूज मार्केट बनाना है, ब्रिटेन से तैयार माल को लाके भारत में बेचना है, ये इनका लक्ष्य था। और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो निचोड़ करके लेके जाना चाहते थे अपने देश की अर्थव्यवस्था में। इसी को तो उपनिवेश कहा जाता है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधि सदस्य की नियुक्ति हो गई। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी हुई जो, उसमें विधि सदस्य की नियुक्ति हो गई और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो थी उसमें क्या कर दिया गया, वो उसमें एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। आपको पता होगा कि गवर्नर जनरल जो थे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल से जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कि जो है ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीचों बीच में होकर के बैठते थे। ठीक है, तो आप इनको न तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हैं, न बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं। गवर्नर जनरल की अपनी एक कार्यकारिणी हुआ करती थी और वो कार्यकारिणी जो है अपना काम करती थी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऊपर भी है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है कि आईसीएस के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया गया पर हो नहीं पाया। आईसीएस जो होता है, जो आईएएस पीसीएस आज होते हैं, तो ये खुली प्रतियोगिता की बात कही गई थी, लेकिन जो है अब वो हो नहीं पाया। कारण ये था कि कुछ समस्याएं थी, इस कारण नहीं हो पाया था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि 1835 का चार्टर एक्ट आपको समझ में आ गया होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मेंबर कौन हुआ करते थे? तो वही ब्रिटिश कंपनी के जो मेंबर हुआ करते थे वही बोर्ड ऑफ कंट्रोलिंग देखते थे। ठीक है। और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, ये अलग मसला है। तो आपको पता हो गया होगा कि कितने लोग बैठे हुए हैं। एक तरफ आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा हुआ है, ठीक है, एक तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है, और बीच में जो है गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी बैठी हुई है। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम यह था कि कंपनी के प्रशासनिक स्थिति को देखे। ठीक है। इनका जुड़ाव ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी ये जो है समाप्त कर दिया गया था 1835 के माध्यम से। तो यहाँ तो ये समाप्ति हो गया था पूरी तरीके से चाय चीन को लेकर के। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी दो ही मिलकर के अब काम करेंगे आगे चल के। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है। फिर अंतिम वाला ये है 1853 का चार्टर एक्ट। ये क्या कहता है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को आगे बढ़ाया गया पर समय नहीं बताया गया। मतलब आगे बढ़ा दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कि ठीक है आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम समय नहीं बताएंगे कब तक बढ़ रहा है। और यहीं से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पावर को दो भागों में बांटा गया, एक प्रशासनिक पावर में और विधायी पावर में। ठीक है। विधायी अधिकार में बांटा गया। विधायी सदस्यों की जो संख्या हुई वो कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई। तो विधायी सदस्यों की संख्या 12 कर दी गई, प्रशासनिक को अलग किया गया था। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है पावर को यहाँ पर बांटा जा रहा है, दो भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए लास्ट चार्टर एक्ट है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का। सेवाओं में नामजदगी सिद्धांत, नौकरी देने में मनमानी पर रोक लगा दी है। नामजदगी सिद्धांत क्या था? जैसे किसी को देख लेते थे हट्टा कट्टा लगता था तो उसको कह देते जाओ चलो तुम यार चलो नौकरी करो। तो अब ऐसा नहीं होगा, एक आप परीक्षा देनी पड़ेगी, परीक्षा क्वालिफाई करेंगे तभी आपका होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई। सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई और यहाँ पर 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन विधायी कार्य के लिए किया गया। तो विधान परिषद का जो गठन हुआ उसमें 12 सदस्यीय विधायी परिषद की नियुक्ति की गई। तो आपको ये समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी को व्यापक तौर पर समझाने का प्रयास किया है। ये की पॉइंट होते हैं जो यह पर्टिकुलर मेंशन करते हैं कि आप उस समय के तत्कालीन भारत की परिस्थितियों से गुजरें, वहाँ के प्रशासनिक स्थिति को देखें। क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि वहाँ की बॉडी को, वहाँ के स्ट्रक्चर को आपको समझ में आना चाहिए। नहीं तो आप रट्टू तोता ऊपर से रट लेंगे, सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो नहीं समझ में आएगा। मैंने इसीलिए इसको ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आता है तो एक बार दो बार वीडियो देखिए, समझ में आएगा, अच्छी तरीके से समझाया गया है। ठीक है। तो कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।